हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। तो ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है ये किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग बींग्स के कारण होती है, ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स के कारण। और ये फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट्स में फॉर एग्जांपल उनकी रूट्स जो होती हैं वो रॉक्स के जो स्लिट्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करती हैं। तो इसी के साथ फिर वो जब बड़ी ग्रोथ होती है उनकी, तो वो डिसइंटीग्रेट कर देती हैं रॉक्स को। इसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी रॉक में कोई होल है या क्रैक है, तो उसके अंदर सॉइल है, तो वहां पे भी सीड का जर्मिनेशन हो सकता है और फिर फर्दर रूट्स फॉर्म होके और वो प्लांट जो है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स कर सकता है। तो मेनली ये होता है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट से होती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर हम करेंगे एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए। तो एनिमल्स मान लो ग्रेज कर रहे हैं किसी एरिया में, तो जब वो ग्रेस करते हैं तो वो अपरूट कर देते हैं जो भी प्लांट्स या स्मॉल श्रब्स और हर्ब्स को जो वो खाते हैं, तो वो अपरूट कर देते हैं। तो इस अपरूट करने से जो सॉइल रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है और इस तरह से एनिमल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ साथ कई वॉर्म्स ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं या रोडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बरोज में रहते हैं, और जब वो बरोज में रहते हैं तो उसका वो होल डिग करते हैं और उस कारण भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कैसे होते हैं। तो ह्यूमंस बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग करते हैं रॉक। माइनिंग के अलावा ह्यूमन बींग्स बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके अलावा डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उससे भी डायनामाइट से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक करना पड़ता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के लिए हमें चाहिए स्पेस, और रोड वगैरह के लिए भी हम लोग को कई बार डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स करना पड़ता है। और कल्टीवेशन अगर हमें करना है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो इन सब चीजों के लिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल फॉर्म होती है बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक से, और इसको फॉर्म होते होते हजारों साल लग जाते हैं। जो सॉइल फॉर्म्ड होती है उसके ऊपर कई बार ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट गिरता है, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है बाय द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फिर वो ह्यूमस फॉर्म कर देता है। और द टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, जो रिच होती है मिनरल्स वगैरह में, तो वो टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस फॉर्म करता है, और इस ह्यूमस में से जो वाटर होता है वो पर्कुलेट करता है और फिर मिनरल्स जो है वो नीचे वाली लेयर्स में डिपॉजिट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। तो सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहले आती है टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में क्या होता है कि ह्यूमस से फॉर्म्ड होती है और फाइनल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स आते हैं। इसके बाद आती है सब सॉइल। तो सब सॉइल में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, इसके अलावा सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं और रॉक के स्मॉल पीसेस होते हैं। इसके बाद आती है बेड रॉक। तो बेड रॉक में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक से जो भी स्मॉलर रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं तो वो बेड रॉक बनाती हैं, और पेरेंट रॉक जो होती हैं वो अनवेदर्ड जो रॉक्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं, और वो लार्जर इन द साइज होती हैं। अब हम करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल के क्या होती है। तो डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल होती है, एक सॉइल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, और बहुत सारा उसका रिच होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब ये फैक्टर्स जो होते हैं वो सॉइल लूज करती है और उसकी फर्टिलिटी जो है वो अफेक्टेड होती है, और इसके साथ साथ जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द
द सॉइल। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके अलावा रनिंग वाटर अगर आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है, हम वेरियस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रॉन्ग विंड और रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है, डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं वो इन डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अभी हम लोग करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सॉइल को प्रिजर्व करते हैं, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन से मेथड्स हम लोग अपनाते हैं? सबसे पहले होता है एफोरेस्टेशन, यानी वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। फिर होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मान लो हम लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होती है तो वहां उसको हम कवर कर देते हैं विद द ग्रास या फिर स्ट्रॉस जो होती है उससे। तो इससे जो मॉइस्चर होता है सॉइल का वो मेंटेन रहता है। फिर होता है वी हैव टू कंट्रोल द ओवर ग्रेजिंग जो कि एनिमल से होती है। तो ओवर ग्रेजिंग को हम लोग को कंट्रोल करना है, हम लोग को एनिमल्स का फॉडर जो है वो टाइम टू टाइम ग्रो करना है। फिर आता है कॉन्टूर बैरियर्स। तो ये होता है स्लॉप्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बैरियर बना देते हैं एट द उसके कॉन्टूर के अकॉर्डिंग, जो स्लोप है उसके कॉन्टूर के अकॉर्डिंग हम लोग बैरियर बना देते हैं। और ये बैरियर हम लोग सैंड बैग या फिर किसी प्लांट से किसी से भी बना सकते हैं। फिर होता है रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करनी है अल्टरनेट वे में, सो दैट जो भी एलिमेंट्स वो लोग यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉइल से, वो एकदम से डिप्लीट ना हो जाए और बैलेंस बना रहे। फिर आता है कॉन्टूर प्लॉइंग। तो कॉन्टूर प्लॉइंग में क्या करते हैं कि ये प्लॉइंग करते हैं हम लोग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ द स्लोप, और ये जनरली हिल्स पे होता है। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। तो इसमें क्या करते हैं, हिल्स के ऊपर हम लोग किसी जगह पे टेरेस टाइप का बना देते हैं और उसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं। फिर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स और इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम लोग, ये भी इसके एक मेथड है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।